हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं शुभम फ्रॉम लर्न हब द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो, वो भी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो चलो शुरू करते। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग करने वाले आपके ICSE क्लास 8 चैप्टर नंबर 5 दी लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। ओके, इस चैप्टर के बचे हुए कॉन्सेप्ट्स को कंप्लीट। हाँ, पर इससे पहले हम लोग ने 2 वीडियोस में इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स पढ़े हुए। अगर आपने उनको मिस किया होगा तो आप जाके पक्का देख लीजिएगा, क्योंकि उसके बिना आपको कुछ समझ में नहीं आएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ इस वीडियो में। मैं पक्का कह रहा हूँ आपको। और साथ ही साथ इस वीडियो में हम लोग जब कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे उसके बाद फटाक से क्वेश्चंस को भी देखेंगे, ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपको कितना समझ में आ गया है। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं एंड लेट्स रॉक। चलो अब आ रहे हैं हम लोग इस टॉपिक पर, ओके, जिसमें अभी तक हम लोग ने गुणगान गाए हमारे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पे, पर अब हम लोग कुछ बातें ऐसी होंगी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की जो अच्छी नहीं है, ओके, या फिर हम लोग को बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस की भी कोई कमियां है। ओके, तो रोने लग गया, देखो क्या ही करे। ओके, सारी चीजों की कुछ ना कुछ कमियां खामियां तो होती है। कोई परफेक्ट होता है क्या? मैं नहीं हूं, आप नहीं होंगे, कोई नहीं परफेक्ट। वैसे हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी परफेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो, आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देख के हमें कुछ कुछ चीजों का पता नहीं चलता, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कैटलिस्ट। ओके, अब आप कहोगे सर रुको, कैटलिस्ट होता क्या है पहले बता दो। अरे भाई, कैटलिस्ट कुछ नहीं, एकदम आसान से शब्दों में अगर मैं बताऊं ना आपको, तो कैटलिस्ट ऐसा सब्सटेंस है जो हम लोग रिएक्शन में डालेंगे ना तो हमारा रिएक्शन फटाफट एकदम होगा। ओके, एकदम फास्ट स्पीड में होगा। करेक्ट? तो जो बस रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है, ये सब्सटेंस होता है कैटलिस्ट। फिलहाल तो इतना समझ लिया आपने, ठीक है। पर ये यूज किया है या नहीं किया है ये हमें पता नहीं चलता बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देख के। अब ऐसा क्यों भाई? आप कहोगे सर क्यों? क्योंकि देखो, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में होता क्या है भाई, रिएक्टेंट्स लिखे हुए होते, एक पुद्दू सा एरो होता है और फिर प्रोडक्ट्स लिखे हुए होते हैं। ओके, मैंने पुद्दू सा एरो कहा, इसकी बहुत बड़ी वैल्यू है, मैं ऐसे मजाक में कह रहा हूं। तो ये जो रिएक्टेंट्स बनते हैं प्रोडक्ट्स में, बस इतनी ही तो इंफॉर्मेशन होती है बैलेंस केमिकल इक्वेशन में। रिएक्टेंट्स बन रहे हैं प्रोडक्ट्स और बैलेंस किया हुआ होता है। करेक्ट? तो हमको पता चलता है कि भाई कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट्स के रिएक्ट कर रहे हैं, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट्स के बन रहे हैं, बस। पर कहीं पर लिखा हुआ है कि भाई ऐसा कुछ सब्सटेंस जो यूज किया है रिएक्शन में, वो मतलब कहीं पर रिएक्शन में लिखा हुआ है क्या कि भाई ऐसा भी कुछ सब्सटेंस यूज किया है या नहीं किया है? ओके, अगर किया भी होगा तो भी यहां पर कहीं लिखा है क्या? नहीं लिखा है। तो पता कैसे चलेगा? राइट? अगर किया होगा तो यहां पर लिखना चाहिए था, तब हमें पता चलता कि भाई किया है। अगर नहीं किया है कैटलिस्ट जैसा सब्सटेंस का इस्तेमाल, तो नहीं लिखा, तो समझ जाएंगे हम लोग कि नहीं किया है भाई। ओके, पर यहां पर कुछ भी नहीं है ना, कोई बात ही नहीं चल रही इसके बारे में, कैटलिस्ट यूज किया है या नहीं किया है, कुछ बताया नहीं है यहां पर। ठीक है? ओके, तो ये पता नहीं चलता हमें बस इक्वेशन को देख के। फिर कंडीशंस फॉर द रिएक्शन। अब कोई भी रिएक्शन एवे ही नहीं होती, मतलब कुछ कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं ना जो एकदम रेडीली नहीं होते भाई। वो रिएक्टेंट्स बोलते हैं कि भाई तुम कहोगे रिएक्ट करो, हम कर देंगे रिएक्ट। ऐसा थोड़ी होता है। हमारी भी इच्छा होनी चाहिए रिएक्ट करने की। हमें पर्टिकुलर कंडीशंस चाहिए रिएक्ट करने को। पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही रिएक्ट करेंगे हम, या फिर पर्टिकुलर प्रेशर पे ही करेंगे, या फिर हमें ये दोनों भी चीजें चाहिए, पर्टिकुलर टेम्परेचर और पर्टिकुलर प्रेशर पर हम लोग रिएक्ट करेंगे। ओके, तो वो टेम्परेचर प्रेशर लाके दो हमें, वो कंडीशन सेट करो, फिर हम लोग रिएक्ट करेंगे। ऐसे रिएक्टेंट्स कहने लगते हैं। अब ये जो कंडीशंस है, क्या हमें ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन देख के समझ में आ रही है कि कुछ कंडीशंस यूज की है? ओके, मतलब इन रिएक्टेंट्स को किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हीट किया है, या पर्टिकुलर प्रेशर पर उनको रिएक्ट करने के लिए बोला गया है। ओके, या फिर वो पर्टिकुलर प्रेशर पर रिएक्ट कर रहे हैं। कुछ लिखा है यहाँ पर इसके बारे में? कुछ भी नहीं लिखा, तो कैसे पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। करेक्ट? फिर स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। अब रिएक्टेंट्स की सिर्फ मॉलिक्यूलर फार्मूलाज या फिर सिंबल्स लिख दिए, और प्रोडक्ट्स के मॉलिक्यूलर फार्मूला और सिंबल लिख दिए, पर कहां पर बताया है कि भाई ये रिएक्टेंट कौन से स्टेट में है? कहीं पर भी नहीं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यही हम लोग रिएक्शन देखते हैं। ओके, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन के एग्जांपल्स ही है। ये देखो, ये वाला बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। कहां पर आपको दिख रहा है भाई कि रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट का कुछ स्टेट बताया गया है, फिजिकल स्टेट बताया गया है कि भाई कौन सा रिएक्टेंट सॉलिड में है, कौन सा रिएक्टेंट गैसेस में है? कुछ नहीं बताया गया। तो ये भी हमें पता नहीं चलता बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देख के। और क्या भाई बात पता नहीं चलती? चलो और देखते हैं और कुछ चीजें हैं, जैसे कि नेचर ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके, तो 2 टाइप के नेचर होते हैं केमिकल रिएक्शन के, एक रिवर्सिबल, एक इरिवर्सिबल। अब आप इसको ना थोड़ा सा लॉजिकली थोड़ा सा कोरिलेट कर सकते हो। किससे? भाई हम लोग ने केमिकल चेंजेस पढ़े थे, उसमें कुछ केमिकल चेंजेस रिवर्सिबल थे, कुछ इरिवर्सिबल थे। राइट? तो ऐसी केमिकल चेंजेस मतलब क्या भाई? केमिकल रिएक्शन हो रहा है,
तो ऐसे ही कुछ केमिकल रिएक्शन होते हैं जो रिवर्सिबल होते हैं। मतलब क्या कि रिएक्टेंट्स बनते हैं प्रोडक्ट्स में, और अगर हम लोग कंडीशन को थोड़ा बदले तो भाई प्रोडक्ट्स फिर से बनेंगे रिएक्टेंट में। हो गया रिवर्सिबल मतलब रिवर्स हो रहा है हमारा रिएक्शन, ठीक है। और कुछ ऐसे भी केमिकल रिएक्शन होते हैं जो अगर उनका रिएक्टेंट एक बार प्रोडक्ट में बदल गया तो भाई बदल गया, अब प्रोडक्ट फिर से रिएक्टेंट में बदलेगा नहीं, ठीक है, प्रोडक्ट फिर से रिएक्टेंट में बदलेगा नहीं। अब ये भी चीज हमें थोड़ी बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देख के समझ में आती है, नहीं समझ में आती, राइट, ओके, क्योंकि कहीं पर बताया नहीं गया, कुछ है ही नहीं नोटेशन सिंबल वगैरह समझने के लिए चीज को, तो भाई नहीं समझ में आती। और एक चीज है जो थोड़ी सी आपके दिमाग के ऊपर से जा सकती है, थोड़ा समझने की कोशिश करो, कॉन्सेंट्रेशन भी चीज ये समझ नहीं आती। अभी आप कहोगे सर कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, ओके, एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूं, ओके, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे इस चीज के। सपोज ओके, मेरे पास कोई एसिड है, ठीक है, या फिर चलो एसिड से भी और सस्ता वाला एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, जिसकी मेरे पास सॉल्ट है, ओके, आपने घर में सबके पास सॉल्ट होता है, राइट, तो वो मैंने टेबल सॉल्ट लिया, ओके, एक बीकर में डाल दिया, ओके, और अब देखो मैंने इतना सारा टेबल सॉल्ट लिया है, अब मैंने ना उसमें बहुत कम पानी डाला, बहुत कम, ठीक है, चलो मैं पानी डाल देता हूं इसमें, बहुत कम पानी डाल दिया, ठीक है, तो और थोड़ा डाला, ओके, जितना इतना डाल दिया पानी थोड़ा कि भाई घुल जाए ये सॉल्ट, जितना लिया है मैंने, तो घुल गया ये सॉल्ट, पर उतना ही डाला एकदम जितना उसको जरूरी है घुलने के लिए, बस, उससे ज्यादा नहीं डाला मैंने, ओके। एक बार मेरे को दिख गया कि सॉल्ट घुल गया है तो और एक्स्ट्रा पानी नहीं डाला मैंने, ठीक है। अब दूसरी तरफ मैं फिर से उतना ही सॉल्ट ले रहा हूं, ठीक है, उतना ही अमाउंट में, ओके, दूसरे बीकर में उतने ही अमाउंट में मैंने सॉल्ट लिया। अब इसमें ना मैं ढेर सारा पानी डाल रहा हूँ, ढेर सारा, बहुत सारा पानी डाला मैंने, ओके, हाईलाइटर यूज करता हूँ तो अच्छे से हाईलाइट होगा, हाँ देखो, बहुत सारा पानी डाला, ढेर सारा पानी डाला। तो ढेर सारे पानी में हम लोग ने जितना सोडियम क्लोराइड लिया था या फिर हमारा सॉल्ट जो लिया था, ओके, वो घुल गया। अब हम लोग क्या कहते हैं मालूम है, जब हम लोग ना, जो हम लोग कंपाउंड को लिए थे, देखो सोडियम क्लोराइड, इसके अलावा हम लोग ने जब पानी लिया तो जब थोड़ा इतना ही पानी लिया कि भाई वो जस्ट घुल ही गया है, ओके, जस्ट घुल गया है बस। तो अब इसको ना हम लोग कहते हैं कॉन्सेंट्रेटेड है ये चीज, ओके, इसमें ना सोडियम क्लोराइड जो है हमारा, उसकी मात्रा ज्यादा है, ओके, घनी अच्छे से है, कॉन्सेंट्रेटेड है, ओके, अच्छे से बहुत सारा है यहाँ पर, ओके, सोडियम क्लोराइड, ओके, तो इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं भाई कॉन्सेंट्रेटेड वाला सॉल्यूशन, ठीक है, ओके। तो आप समझ जाओ, ओके, ये आप इस चीज को समझ जाओ कि भाई कॉन्सेंट्रेटेड कहते हैं हम लोग इस सॉल्यूशन को। अब सॉल्यूशन क्या होता है, ओके, फिलहाल तो समझ लो कि भाई हम लोग जब पानी में कुछ चीज डाल देते हैं, ओके, तो वो घुल जाएगी, ओके, तो वो पानी, वो जो बनेगा ना वो चीज, वो सॉल्यूशन होता है, सिंपल वर्ड्स में, ओके। पानी के अलावा और भी कोई हम लोग लिक्विड से सॉल्यूशन बना सकते हैं, पर फिलहाल मैंने पानी का एग्जांपल बताया आपको, तो ठीक है। तो पर हम लोग इस सॉल्यूशन को कहेंगे कॉन्सेंट्रेटेड वाला है भाई, क्योंकि इसमें पानी की मात्रा कम है, ओके, एज कंपेयर टू हमारा जो हम लोग ने सॉल्ट लिया था उसके कंपेरिजन में, ओके, तो थोड़ा सा घना बन गया ये, ओके, अच्छा खासा सॉल्ट उसमें है। अब यहां पर देखो पानी की मात्रा काफी ज्यादा है, बहुत ज्यादा, ओके, तो हम लोग फिर इस सॉल्यूशन को कहेंगे डाइल्यूट, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अगर मैं सॉल्यूशन कह रहा हूं तो ये टाइप का भी सॉल्यूशन हो सकता है, जिसमें मैंने जो सब्सटेंस लिया है वो ज्यादा है और पानी थोड़ा कम अमाउंट में ही है, इतना ही है जितना उसको घुलने के लिए मतलब चाहिए, ठीक है। और ये ऐसा भी एक सॉल्यूशन हो सकता है, ओके, जिसमें मैंने सब्सटेंस तो उतना ही लिया है पर मैंने ढेर सारा पानी डाल दिया, ओके, तो इससे फर्क पड़ रहा है ना, ओके, इससे फर्क पड़ता है बहुत। अब आप थोड़े और केमिकल रिएक्शंस पढ़ोगे ना तो मैं एग्जांपल तो बताऊंगा ये आगे, ओके, पर इन चीजों की वजह से फर्क पड़ता है भाई, ठीक है। रिएक्शन में अलग अलग तरीके से रिएक्शन होने लगती है। तो अगर मैं सिर्फ सॉल्यूशन कह रहा हूं, ओके, किसका, सोडियम क्लोराइड का, ओके, तो मैं ऐसे लिख देता हूं, सोडियम क्लोराइड का सिर्फ सॉल्यूशन कह रहा हूं, पर फिर ओके, इससे ये पता नहीं चल रहा है, ओके, कि भाई कॉन्सेंट्रेशन कितना है, बात समझ में आ गई, ओके, क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेटेड वाला भी हो सकता है सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन, जिसमें सॉल्ट अच्छा खासा है, पानी बस इतना ही डला है जितना उसको घुलने के लिए चाहिए, या फिर ये डाइल्यूट वाला सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन हो सकता है, जिसमें सॉल्ट तो अच्छा खासा है पर पानी भी बहुत ढेर सारा डाल दिया हम लोग ने फिर, ओके, ठीक है। अब ये सारी चीजों की दिक्कत जो है, ओके, ये हम लोग दूर करेंगे। कैसे दूर करते हैं, चलो देखते हैं। तो बच्चा पार्टी हम लोग क्या करते हैं, बच्चे लोग, हम लोग ना इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हम लोग मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। कैसे मॉडिफाई करते हैं,
इस तरह से मॉडिफाई करते कि जो सारे लिमिटेशन है ना वो हट जाएंगे। तो सबसे पहला लिमिटेशन क्या था भाई, कैटलिस्ट, टेम्परेचर, प्रेशर, इनका कोई पता नहीं चलता। तो हम लोग क्या करने लग गए, अब हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो भी रहेगा हमारा, ओके, उसके एरो के ऊपर नीचे हम लोग क्या करते हैं, कैटलिस्ट, टेम्परेचर, प्रेशर का जिक्र कर देते हैं। ओके, जैसे कि रिएक्टेंट लिखा है, बाद में प्रोडक्ट्स लिखे हैं, बैलेंस कर दिया रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स को, बैलेंस केमिकल इक्वेशन बन गया, पर इनके एरो के ऊपर या एरो के नीचे हम लोग इन चीजों का जिक्र करते हैं कि भाई कौन सा कैटलिस्ट यूज किया है, कितने टेम्परेचर पर रिएक्शन हो रहा है, कितने प्रेशर पर रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो इससे इन तीनों चीजों की पता चल जाती है। तो दो पहले लिमिटेशंस खत्म हो गए, कैटलिस्ट और कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द टेम्परेचर, कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर। तीसरा था क्या हमारा भाई, हमारा तीसरा वाला कौन सा वाला लिमिटेशन था यहाँ पर, देखो, स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो स्टेट भी गायब हो जाता है। कैसे, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ना सिंबल के बगल में हम लोग रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के स्टेट्स लिख देंगे शॉर्ट सिंबल्स में। अब शॉर्ट सिंबल्स कौन से हैं, देखो, सॉलिड के लिए S है, लिक्विड के लिए L है, ओके, ठीक है, गैसेस के लिए G है छोटा वाला, और एक्वियस स्टेट नाम का स्टेट है उसके लिए AQ है। अब ये एक्वियस स्टेट मैंने थोड़ा बहुत समझाया था आपको, ओके। जब सपोज अभी हम लोग ने क्या किया था, थोड़ी देर पहले ही सॉल्ट को पानी में घोल दिया था, तो सॉल्ट पानी में घुलने के बाद इसको क्या कहते हैं हम लोग, फिजिकल चेंज ही कहते हैं, राइट, करेक्ट। अगर कोई कह रहा होगा कि केमिकल चेंज है तो गलत हो जाएगा। फिजिकल चेंज क्यों, क्योंकि सॉल्ट जो था हमारा सॉलिड स्टेट में था, पानी में घुलने के बाद वो एक्वियस स्टेट में चला गया, बस स्टेट ही चेंज हुआ है, बाकी कुछ नहीं हुआ, ओके। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं फिजिकल चेंज, स्टेट में चेंज होना मतलब फिजिकल चेंज। तो एक्वियस स्टेट को AQ से रिप्रेजेंट करते हैं, बात समझ में आ गई। तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बगल में, उनके सिंबल्स के बगल में, उनके फॉर्मूलाज के बगल में हम लोग ऐसे ब्रैकेट्स में उनके स्टेट्स लिख देंगे। सॉलिड रहेगा तो छोटा S, लिक्विड रहेगा तो छोटा L, गैसेस रहेगा तो छोटा G, एक्वियस रहेगा तो छोटा AQ, ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, ठीक है। अब नेचर के बारे में, अब केमिकल रिएक्शन का नेचर पता करने के लिए, अगर सपोज कोई केमिकल रिएक्शन रिवर्सिबल है, ओके, रिवर्सिबल है, सुनो ध्यान से, मतलब जो रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स बन सकते हैं और प्रोडक्ट्स फिर से कंडीशन चेंज करने के बाद रिएक्टेंट्स बन सकते हैं, ओके, ठीक है। तो ऐसे केमिकल रिएक्शंस के लिए हम लोग जो एरो यूज करते हैं ना, वो आधा टूटा हुआ सामने वाला एरो और आधा टूटा हुआ पीछे जाने वाला एरो, ओके, आधा टूटा हुआ आगे जाने वाला एरो, आधा टूटा हुआ पीछे जाने वाला एरो। यहाँ पर मैं थोड़ा बड़ा दिखाता हूँ आपको ड्रॉ करके, आधा टूटा हुआ आगे जाने वाला एरो, आधा टूटा हुआ पीछे जाने वाला एरो, ठीक है। ये रिवर्सिबल रिएक्शन को बताता है कि भाई रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में बदल सकते हैं और कंडीशन चेंज करने के बाद प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट में बदल सकते हैं। वैसे ही इरिवर्सिबल रिएक्शन, वो रिएक्शन को हम लोग कैसे बताएंगे, एरो, उनका सिंपल एरो जो हम लोग यूज करते हैं ना, ऐसा वाला एरो, ओके, पॉइंटर आगे होगा फ्रॉम रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स, ठीक है, बात समझ में आ गई। एक एग्जांपल बता देता हूं मैं आपको, क्योंकि ताकि थोड़ा आपको आइडिया लग जाए कैसे रिप्रेजेंटेशन हम लोग करते हैं या फिर कैसे मॉडिफिकेशन किया है मैंने बैलेंस केमिकल इक्वेशन का। तो देखो, अब मैं ना यहां पर क्या कर रहा हूं, मैं डायरेक्टली एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख रहा हूं, ठीक है, ओके। ये है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, N2 + 3s2 2NH3, ठीक है। बैलेंस है, देखो 2N है, 6 हाइड्रोजन है, तो 2N है, 6 हाइड्रोजन है, ओके, फटाफट मैंने बता दिया। अब इसको आप चाहिए तो इत्मीनान से बैलेंस भी करके देखो, ओके। अब देखो, इसमें ना ये रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स है वो प्रोडक्ट्स में बदलते हैं और प्रोडक्ट फिर से रिएक्टेंट में बदल सकता है। तो आप बताओ, अब मैं एरो कौन सा दूं, चलो बताओ फटाफट, ओके, बताओ, ठीक है। आपको मतलब आपने गेस कर लिया होगा अच्छे से, राइट, ओके। गलत भी किया होगा तो भी मैं सही बता रहा हूँ। कौन सा वाला एरो, ये देखो बड़ा इधर बनाया ना मैंने, यही वाला एरो हम लोग बनाएंगे इसके यहाँ पर, ठीक है। अब इस एरो के ऊपर नीचे देखो, हम लोग ने नेचर बता दिया रिएक्शन का, एक चीज खत्म, राइट। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हम लोग ने नेचर बता दिया कि भाई ये रिवर्सिबल है, ओके, ठीक है। दूसरी चीज क्या थी भाई, स्टेट्स, ये वाली। तो स्टेट कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, अब ये जो दोनों जो जन है ना, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ओके, इसको मैं थोड़ा सा जगह कर देता हूं लिखने के लिए स्टेट को, ठीक है। ये जो N2 है या फिर ये जो 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स है, ओके, या फिर ये जो अमोनिया है, ओके, जो रिएक्टेंट्स है ये भी गैसियस स्टेट में ही है, तो मैंने ऐसे बगल में G लिख दिया इनके, ओके, यहां पर मैं बगल में मैंने G लिख दिया, ओके, बस बगल में, नीचे नहीं लिख रहा हूं मैं, बगल में ही लिख रहा हूं, ठीक है, ओके, बिसाइड द सिंबल्स एंड द फॉर्मूलाज, ठीक है। और ये जो अमोनिया है इसके बगल में मैंने ऐसे G लिख दिया, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो रिएक्टेंट्स है जब रिएक्ट कर रहे थे तब ये गैसियस स्टेट में है और ये गैसियस स्टेट में रिएक्ट कर रहे हैं, और जो प्रोडक्ट बन रहा है वो भी गैसियस स्टेट में बन रहा है। तो दूसरी चीज भी हमको पता चल गई अब, ओके, ये दूसरा मॉडिफिकेशन कर दिया हम लोग ने।
तीसरा मॉडिफिकेशन जो सबसे पहला वाला था कि भाई हमको पता कैसे चलेगा कि रिएक्शन में क्या क्या यूज किया है, टेम्परेचर प्रेशर कितना है, कैटलिस्ट यूज किया है कि नहीं है। तो इस रिएक्शन में ना भाई कैटलिस्ट यूज किया जाता है ओके फाइनली डिवाइडेड आयरन को। तो हम लोग ऐसे में ऐसे लिख रहा हूं फाइनली डिवाइडेड आयरन ओके एरो के ऊपर ओके इसको ऐसे में कैटलिस्ट करके भी लिख सकता हूं, ठीक है ओके। और एक प्रोमोटर नाम की भी चीज यूज की गई है, तो मॉलिब्डेनम नाम का प्रोमोटर है यहाँ पर। अब प्रोमोटर क्या होता है मालूम है क्या? बस ये कैटलिस्ट की काम करने की एफिशिएंसी को बढ़ाता है भाई ओके। तो मॉलिब्डेनम एक एलिमेंट है ओके, ये एलिमेंट को यूज किया है एज अ प्रोमोटर। तो ये दो चीजें लगा दी ओके। अब इसको यहां पर भी लिख दो कोई भी दिक्कत नहीं, नीचे लिख दो कोई दिक्कत नहीं ओके। इसके साथ साथ और कुछ चीजें हम लोग इस रिएक्शन में है जैसे कि टेम्परेचर और प्रेशर ओके। तो मैं ये ऊपर वाला हटा देता हूँ, थोड़ा सा खिचड़ी कम हो जाएगी थोड़ी। देखो टेम्परेचर और प्रेशर ये भी हमको रिएक्शन में इस वाले रिएक्शन में कुछ टेम्परेचर पर काम होता है। कौन सा टेम्परेचर रेंज होता है ये ओके 450 से लेके 500 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर रेंज में ही ये रिएक्शन ओके, मतलब ये रिएक्शन कैरी फॉरवर्ड करते हैं 450 से 500 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर रेंज में, ठीक है ओके। 450 से 500 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रेंज में रिएक्शन कैरी होता है। और प्रेशर भी तकरीबन 200 एटमॉस्फेयर के ऊपर ही रहता है प्रेशर ओके। तो देखो ये सारी जो इंफॉर्मेशन है ये अब हम लोग एरो के ऊपर नीचे लगा के दिखा सकते हैं, ठीक है। आप क्या कर सकते हो ओके, यहाँ पर मैंने थोड़ी सी खिचड़ी हो गई है तो आप क्या कर दो, इसको ना थोड़ा सा हटा के मैं लिख सकता हूँ, एरो को थोड़ा बड़ा बना सकता हूँ, ठीक है। तो देखो मैंने एरो को थोड़ा सा लंबा बनाया ओके, एरो के ऊपर नीचे गई सब चीजें अब ओके। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 2NH3 ओके, जो हमारा रिएक्टेंट था बैलेंस्ड वाला और गैस स्टेट, ठीक है। देखो ऐसे अब देखो इस वाले रिएक्शन में हमें क्या क्या दिख रहा है, हमें नेचर दिख रहा है, हमें स्टेट समझ में आ रहे हैं, हमें भाई टेम्परेचर प्रेशर और जो कैटलिस्ट यूज किया है वो भी दिख रहा है, ठीक है क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा, तो ये सारी चीजें तो थी, और भी कुछ चीजें थी ना राइट, याद आ रहा है कुछ, जैसे कि कॉन्सेंट्रेशन की पता नहीं चल रही थी हमको कि भाई हमारा जो सॉल्यूशन हम लोग ले रहे हैं वो कॉन्सेंट्रेटेड है या डाइल्यूट है। अब इसका एग्जांपल बताता हूं मैं। देखो ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है और ये कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ओके, दोनों में कुछ फर्क है ओके, उनके बिहेवियर में कुछ फर्क आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक बीकर लिया ओके, यहाँ पर भी एक बीकर लिया ओके। अब आपको पता है डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब क्या होता है, मैंने थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश की आपको ओके आसान शब्दों में। तो यहाँ पर भी आप समझ सकते हो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मतलब सल्फ्यूरिक एसिड हम लोग ने लिया है पर ढेर सारा पानी डाला है उसमें, ठीक है। और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मतलब सल्फ्यूरिक एसिड हम लोग ने लिया है पर बहुत कम ही पानी डाला है उसमें, ठीक है। तो ये रहा हमारा कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ओके, और ये रहा हमारा डाइल्यूट वाला सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। मैं ऐसे बस कलर चेंज दिखा रहा हूँ ओके, ऐसा एक्चुअल में उसका कलर होता है ऐसी कोई बात नहीं है इसमें, ठीक है। ये कॉन्सेंट्रेटेड है, ऐसे मैं C लिख रहा हूँ, ये डाइल्यूट है मैं छोटा D लिख रहा हूँ। अब इन दोनों में ना मैं कॉपर डालूंगा ओके, कॉपर का ऐसा पीस डाल दिया मैंने, इसमें भी डाल दिया टॉइंग टॉइंग। तो अब ये जो डाइल्यूट वाला है ना, इसमें कॉपर का पीस मैंने डाल दिया, कॉपर का पीस ऐसे पड़ा रहेगा, कुछ रिएक्शन नहीं होगा ओके। पर जब कॉन्सेंट्रेटेड वाले सल्फ्यूरिक एसिड में मैं कॉपर का पीस डालूंगा ना, ओहो हो इसमें रिएक्शन होगा भाई ओके, रिएक्शन होगा, गैस भी रिलीज होगा ओके। अब देखो क्या कौन सा गैस रिलीज होता है, ये होता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है इसमें, ठीक है। अब रिएक्शन कैसे होता है, देखो ये जो कॉपर है ओके, ये हमारे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, पर कौन सा वाला सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड। तो ये चीज बतानी चाहिए ना हमें, डाइल्यूट से तो रिएक्ट नहीं करता। तो अगर मैं सिर्फ कॉपर और सल्फ्यूरिक एसिड लिख रहा हूं पर कॉन्सेंट्रेटेड या डाइल्यूट है लिख नहीं रहा हूं, तो बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं कॉपर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाता है, कॉपर सल्फेट, वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन हो रही है ये कॉपर की और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की हो रही है, ना कि कॉपर की और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की। तो अगर मैं ये कॉन्सेंट्रेशन शब्द ना लिखूं तो फिर सही नहीं है ना राइट, क्योंकि यहां पर हम लोग ठीक से नहीं बता रहे कि भाई कौन से वाले ओके, डाइल्यूट वाले या कॉन्सेंट्रेटेड वाले सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन हो रही है, क्योंकि डाइल्यूट वाले के साथ तो रिएक्शन होती ही नहीं है ओके। अब इसीलिए हमको ये टर्म लिखना महत्वपूर्ण है, कॉन्सेंट्रेशन क्या है ओके, कॉन्सेंट्रेटेड है या डाइल्यूट है, ये लिखना महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए फिर हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर ओके, इसको हम लोग क्या करेंगे
स्पेसिफाई करेंगे। तो कैसे करेंगे? कॉन्क डॉट डाल देंगे हम लोग, ठीक है, कॉन्क डॉट, ओके, कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा तो, डाइल्यूट रहेगा तो डिल डॉट, ओके, वो दिल नहीं, ओके, DIL, ऐसे डाइल्यूट का दिल डॉट, ठीक है। चलो, तो ये बात समझ में आ गई। अब ये रिएक्शन मैंने लिखा, इसमें कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया मैंने, ठीक है, बात क्लियर हो गई। ओके, तो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कॉपर रिएक्ट किया, कॉपर सल्फेट वाटर SO2 बन गया। ओके, तो ये प्रोडक्ट्स थे, ये रिएक्टेंट्स थे, पर इसमें ये कॉन्सेंट्रेशन शब्द की अहमियत ज्यादा है। ओके, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में ये शब्द का भी इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं। ओके, अगर कॉन्सेंट्रेटेड हम लोग रिएजेंट को यूज कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेटेड रिएक्टेंट को यूज कर रहे हैं, तो हम लोग कॉन्सेंट्रेशन मतलब कॉन्सेंट्रेटेड लिख रहे हैं यहाँ पर नीचे, कैसे लिख रहे हैं? CONC डॉट करके। ओके, अगर डाइल्यूट यूज कर रहे हैं हम लोग तो डाइल्यूट लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है। कई बार डाइल्यूट जब यूज करते हैं तब डाइल्यूट नहीं लिखा जाता, सीधा सिंपली अगर सामने में ऐसे सिर्फ AQ लिख दूं तो भी इसका मतलब होता है कि ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की बात चल रही है, ठीक है। ये थोड़ी सी और एक्स्ट्रा बात मैंने बता दी आपको। ओके, डाइल्यूट के लिए जरूरी है कि नीचे डाइल्यूट लिखा हो, आगे AQ लिखा है तो समझ जाना कि भाई डाइल्यूट हम लोग ने रिएक्टेंट लिया है। ओके, ठीक है, चलो मैं इसको इरेज कर देता हूं क्योंकि ये गलत हो जाएगा, नहीं तो हमारा इक्वेशन राइट, ये वही इधर क्या है भाई, कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है। चलो, अब कुछ और मॉडिफिकेशंस हम लोग ने की है, सिंपल सी है, जैसे कि अपवर्ड एरो बताते हैं हम लोग जब गैस इवॉल्व होता है। तो ये देखो यहाँ पर गैस इवॉल्व हुआ था राइट, तो मैं ऐसे अपवर्ड एरो दिखाता हूं, ठीक है। क्या बताता है ये अपवर्ड एरो? कि ये गैस इवॉल्व हो गया, निकल गया है। वैसे ही डाउनवर्ड एरो कब दिखाते हैं हम लोग? जब प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ होता है। अब देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं ओके सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन लूं, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट यहां पर मैं लिख देता हूं AgNO3, और उसमें अगर मैं सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन डाल दूं, ओके, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अब ये सॉल्यूशंस है, ओके, डाइल्यूट वाले हैं, तो मैं यहां पर एक्वियस लिख रहा हूं, ये भी एक्वियस वाला ही है, ठीक है। तो अब देखो रिएक्टेंट्स हम लोग अच्छे से अब रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिए। ओके, तो यहां पर AgNO3 एक्वियस वाला है, सोडियम क्लोराइड भी एक्वियस वाला है, ठीक है। अब इनमें कुछ मिलीभगत होती है, कुछ रिएक्शन होता है। सिल्वर बोलता है भाई मुझे पसंद है क्लोरीन, तो मैं जाऊंगा क्लोरीन के साथ, ओके। और सोडियम बोलता है चलो अब मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं बचा है, तो मैं अब इस नाइट्रेट रेडिकल के साथ ही कुछ मिलीभगत कर लेता हूं, ओके। तो सिल्वर क्लोरीन के साथ मिला के सिल्वर क्लोराइड बनता है, AgCl बनता है, ठीक है। और सोडियम नाइट्रेट के साथ मिलकर सोडियम नाइट्रेट बनाता है, देखो सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। देखो कितना आसान हो गया अब केमिकल रिएक्शन को बताना कि भाई क्या हो रहा है किसमें। अब देखो हो क्या रहा है मालूम है, इसमें ना मैं थोड़ा सा स्टेट के लिए जगह बनाता हूं लिखने के लिए, ओके। तो यहां पर स्टेट सॉलिड है, यहां पर हमारा जो सोडियम नाइट्रेट है, ओके, और एक थोड़ी जगह बना देता हूं मैं, ओके, सॉलिड है, ठीक है, और सोडियम नाइट्रेट है। यहां पर सोडियम नाइट्रेट भाई एक्वियस है, ओके। तो AQ इसके बगल में ही लिखना था, मुझे जगह नहीं इसलिए मैंने नीचे लिख दिया, ठीक है। तो अब ये हम लोग का बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। पर अब अगर हम लोग को ये थोड़ा और आसान तरीके से बताना है कि भाई कुछ सिल्वर क्लोराइड जो बना हुआ है ना, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज देखो, सिल्वर क्लोराइड जो यहाँ पर बनता है ना, ओके, क्या होता है मालूम है? इस बीकर में अब क्या होगा, इसी बीकर में सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन डालने के बाद, ओके, ऐसे व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा, ओके। व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट मतलब व्हाइट कलर का ऐसा इनसोल्यूबल सॉलिड बनेगा, ओके। तो व्हाइट बोर्ड पे मैं व्हाइट नहीं दिखा सकता इसलिए मैं ब्लैक कलर का दिखा रहा हूँ, ओके। तो व्हाइट कलर का ऐसा इनसोल्यूबल सॉलिड बनेगा। इनसोल्यूबल मतलब ये जो सॉल्यूशन हमारा बन रहा है, या फिर यहाँ पर जो भी चीज है, सोडियम नाइट्रेट है ना यहाँ पर, ओके, तो ये जो सोडियम नाइट्रेट है, ओके, इसमें ये घुल नहीं रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं इनसोल्यूबल। घुल रहा होता तो सोल्यूबल, तो इनसोल्यूबल सॉलिड है, ओके। तो ऐसा जब इनसोल्यूबल सॉलिड बनता है, देखो यहाँ पर रिएक्शन हुआ, ये इनसोल्यूबल सॉलिड सिल्वर क्लोराइड बना और यहाँ पर सोडियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन बन गया, ठीक है। देखो सोडियम क्लोराइड सिल्वर क्लोराइड का सॉलिड बन गया, ओके, इनसोल्यूबल सॉलिड, और सोडियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन बन गया, ठीक है। इसलिए मैंने देखो एक्वियस लिखा है, इसमें ढेर सारा पानी है, ठीक है, सोडियम नाइट्रेट के साथ साथ ढेर सारा पानी भी है। तो यहां पर ये जो इनसोल्यूबल सॉलिड बना है इसको हम लोग प्रेसिपिटेट कहते हैं, ठीक है, ओके। अब ये जो प्रेसिपिटेट है हम लोग इसको दिखाते कैसे है? एरो से, ओके। आसान सिंपल वाले चीज में सॉलिड लिखना हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, डायरेक्टली अगर सिर्फ हम लोग यहाँ पर एरो दिखा दे तो भी बात बन जाएगी, ओके। ऐसा एरो दिखा दे हम लोग
ठीक है, थोड़ा और कलर अलग यूज करता हूँ मैं, या ऐसा नीचे डाउनवर्ड पॉइंटिंग एरो दिखा दूं मैं तो भी बात बन जाएगी। सॉलिड लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमको पता है ये डाउनवर्ड एरो मतलब प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, प्रेसिपिटेट तो भाई इनसोल्युबल सॉलिड होता है, ठीक है, तो सॉलिड नहीं लिखा तो भी चल जाएगा फिर, ठीक है। सॉलिड लिख के बाद में आप कर दो डाउनवर्ड एरो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये छोटे छोटे नोटेशन हम लोग यूज करते हैं। और एक सिंपल सा नोटेशन है भाई कि हम लोग जब रिएक्टेंट को हीट किया जाता है ना, तब हम लोग एक ऐसा ये बनाते हैं डेल्टा, ओके। फॉर एग्जाम्पल कार्बन को में सबसे शुरुआत में हम लोग ने, ओके, मतलब बहुत ही बेसिक सा रिएक्शन है ये। तो देखो कार्बन को मैं ऑक्सीजन के साथ क्या कर रहा हूं, बर्न कर रहा हूं, ओके। तो बर्न करने पर मुझे मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड। बर्न कर रहा हूं मतलब हीट कर रहा हूं ना इन चीजों को, कार्बन ऑक्सीजन को मैं हीट कर रहा हूं, ओके। तो ये बर्न हो रहा है हमारा कार्बन और बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो हीट कर रहा हूं, तो मैं अब हीट ये वर्ड लिखने से अच्छा ऊपर ऐसा मैं हीट करके लिखूं, इससे अच्छा मैं एक ऐसा ट्रायंगल बना दूं तो भी उसका मतलब होता है हीट, ठीक है। तो ये सिंपल से सिंबल्स भी हम लोग यूज करना शुरू कर देते हैं। तो अभी आपको मैंने पूरी कहानी समझा दी, ओके। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन तो बताया दिया मैंने कैसे लिखते हैं, पर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को और इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं हम लोग, ताकि उसको देख के केमिकल रिएक्शन में जो ढेर सारी चीजें चल रही है वो हमें समझ में आ जाए, ओके। वो भी हम लोग ने सीख लिया। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, क्योंकि आगे जहां पर भी आप केमिस्ट्री पढ़ोगे केमिकल रिएक्शंस तो आएंगी, और केमिकल रिएक्शंस में ये बेसिक सी चीजें हमेशा 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 यूज होंगी, ओके। समझ में आ गई बात, ओके। तो बच्चों अब हम लोग थोड़े बहुत क्वेश्चंस देख लेते हैं फटाफट, ताकि हमको थोड़ा बहुत मतलब प्रैक्टिस भी हो जाए। तो जब भी आप क्वेश्चन देखोगे आप खुद से ट्राई करोगे पक्का, राइट, और पॉज करोगे, खुद से ट्राई करोगे, फिर बाद में रिज्यूम बैक करोगे, ठीक है। चलो आंसर देखने के लिए करेक्ट, द राइट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर ऑक्साइड्स एंड सल्फाइड्स ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स, ओके। ऑक्साइड्स और सल्फाइड्स नीचे दिए गए एलिमेंट्स के हमें लिखने हैं, ओके। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उनके, तो सोडियम, ओके। अब ऑक्साइड्स और सल्फाइड्स, ओके, तो मैं दो कॉलम बनाता हूं यहां पर, ऑक्साइड्स और सल्फाइड्स, ठीक है। अब लिखना किसका है भाई, सोडियम का सबसे पहले। तो सोडियम का ऑक्साइड, तो ऑक्साइड का हम लोग क्या करेंगे भाई, ऑक्साइड का आनायन लिख देंगे हम लोग यहाँ पर, सल्फाइड का आनायन यहाँ पर मैंने लिख दिया, ठीक है। अब सोडियम का आनायन मतलब रेडिकल लिख रहा हूं मैं, ओके। अब सोडियम का रेडिकल लिख देते हैं हम लोग Na+, यहाँ पर भी Na+। आप देखो फॉर्मूला लिखना कितना आसान हो जाएगा, क्योंकि क्रिस क्रॉस मेथड ही यूज करना है हमें। तो ये 1+1+ मैं अगर यहाँ पर लिख दूं तो मैं यहाँ पर प्लस माइनस को मार दूंगा गोली दोनों भी तरफ, ठीक है, और फिर क्रिस क्रॉस करूंगा। तो इसको यहाँ पर मैंने क्रिस क्रॉस किया, इसको यहाँ पर भेजा, इसको यहाँ पर भेजा, तो देखो Na2O1, तो 1 तो लिखते हैं हम लोग Na2O, ओके। और यहाँ पर भी Na2S1, तो Na2S मिल गया सोडियम का ऑक्साइड और सल्फाइड का फॉर्मूला, सिंपल था। वैसे ही कैल्शियम का भी करना है, तो यहाँ पर करेंगे क्या हम लोग, सिर्फ यहाँ पर अब हम लोग ऑक्साइड फिर से वही, ओके, क्या लिख देंगे हम लोग, O2- S2-, ठीक है। कैल्शियम का रेडिकल लिखेंगे हम लोग अब हम लोग कैल्शियम 2+ होता है, यहाँ पर भी कैल्शियम 2+ होता है, ठीक है। तो देखो अब प्लस माइनस को मार दो गोली, ठीक है। और फिर बाद में देखो 2 राइट, तो इसका मतलब ये तो कट होके 1 बन जाएगा, कट होके 1 बन जाएगा, और 1 तो हम लोग लिखते नहीं नीचे, तो ये सिंपली CaO, ये सिंपली CaS हो जाएगा, ओके। तो मिल गया आपका आंसर, ये कैल्शियम का ऑक्साइड, कैल्शियम का सल्फाइड। अब उसी तरह से आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ गया होगा, तो आप अगर गलती किए होंगे तो अब हाइड्रोजन का खुद से ट्राई करके देखो एक बार, ओके। तो देखो हाइड्रोजन का भी क्या होगा, ऑक्साइड ये 2-, हाइड्रोजन का होता है 1+, ओके। अब क्योंकि देखो 2-, देखो जो हम लोग जो लिख रहे हैं ना कंपाउंड का फॉर्मूला थोड़ा सा ट्रिकी है ये, ओके। सल्फाइड और ऑक्साइड लिख रहे हैं ना, और सल्फाइड और ऑक्साइड तो हमेशा क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज वाले ही होते हैं यहाँ पर, ओके। हम लोग ने जो पढ़ा उसमें रेडिकल्स में, ओके। तो मतलब ऑक्साइड तो 2- होता है, सल्फाइड भी 2- होता है, पर हाइड्रोजन का रेडिकल होता है ना, वो दोनों भी हो सकता है, 1+1- भी, राइट। 1+ वाला, ओके, 1+ वाला भी होता है, 1- वाला भी होता है। 1- को हाइड्राइड कहते हैं हम लोग, राइट। 1 वाले को सिर्फ हाइड्रोजन ही कहते हैं नॉर्मल, ओके। तो अब ये जो 1+ वाला रेडिकल हम लोग क्यों यूज करेंगे, क्योंकि इसके बगल वाला जो है ऑक्साइड का माइनस में है, ओके, रेडिकल का चार्ज सल्फाइड का माइनस में है, इसलिए हम लोग हाइड्रोजन के 1+ वाला यूज करेंगे, 1- वाला नहीं करेंगे, ओके। तो मैं 1+ वाला यूज कर रहा हूँ, ओके। अब क्या करेंगे हम लोग, 1+- को मार दो गोली और कर दो क्रिस क्रॉस, और क्रिस क्रॉस करने से पहले देखना है नंबर सेम है कि नहीं है, तो नंबर तो सेम नहीं है, ओके। तो कर दो बिंदास क्रिस क्रॉस, तो इसको नीचे लेके आओ, इसको नीचे लेके आओ, इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर, ठीक है। तो H2O, करेक्ट। अरे ये तो क्या बन गया, हाइड्रोजन का ऑक्साइड मतलब वाटर ही तो होता है, राइट।
और ये क्या हो गया H2, ओके S1, तो H2S1, 1 तो लिखते नहीं हम लोग, तो H2S हो गया सिर्फ। मिल गया आपको ऑक्साइड सल्फाइड, हाइड्रोजन का भी फॉर्मूला, ठीक है। कैल्शियम का ऑक्साइड सल्फाइड, सोडियम का ऑक्साइड सल्फाइड, ठीक है बच्चों। अगला सवाल देखते हैं, लास्ट वाला सवाल, एकदम यही सवाल में समराइज हो जाएगा अपना। व्हाट इन्फॉर्मेशन डू यू गेट फ्रॉम द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, ओके। तो ये केमिकल इक्वेशन दी है, अब क्या क्या हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है इस इक्वेशन को देख के ये हमको बतानी है। तो अब देखो, थोड़ा ध्यान देना है। सबसे पहले देखना है कि ये जो केमिकल इक्वेशन दिया है हमें, जिंक, ओके, प्लस क्या दिया है हमें, 2HCl गिव्स ZnCl2 और H2, ओके। तो इसको पहले मैं ऐसे लिख देता हूं, सिर्फ जिंक प्लस 2HCl, जो भी लिखा है ना, ओके, वो S डाइल्यूट वगैरह सब हटा के पहले जिंक प्लस 2HCl, ठीक है, गिव्स ZnCl2 प्लस H2, ठीक है। बस मैंने इतना लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा, बस देखूंगा एक बार कि ये बैलेंस्ड है क्या नहीं है, ठीक है। तो अगर बैलेंस रहेगा तो जो भी हमें इंफॉर्मेशन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से मिलती है वो सारी मिल जाएंगे हमें, करेक्ट। तो देखो जिंक एक है यहाँ पर, ठीक है, इस तरफ, और यहाँ पर भी जिंक देखो एक ही है, तो जिंक बैलेंस हो गया भाई हमारा। चलो ठीक है भाई, ठीक है। आप टिक मार्क ना भी करे तो भी कोई दिक्कत नहीं, ओके, टिक मार्क ना ही करे तो ये अच्छा है, ओके। बस मैं आपको समझाने के लिए कर रहा था ये। फिर आएंगे नेक्स्ट हाइड्रोजन पर। हाइड्रोजन 2 है यहाँ पर, ओके, पूरे इस तरफ, तो हाइड्रोजन यहाँ पर कितने, देखो 2 है, चलो ये भी बैलेंस्ड है। और क्लोरीन भी 2 है, ओके, इस तरफ, ठीक है। और देखो यहाँ पर क्लोरीन 2 है इस तरफ, ठीक है, तो क्लोरीन भी बैलेंस्ड है। और एलिमेंट्स है कौन से, जिंक हाइड्रोजन क्लोरीन, यहाँ पर भी जिंक क्लोरीन हाइड्रोजन, तो तीनों भी एलिमेंट्स, मतलब इस तरफ और उस तरफ दोनों साइड पर सेम एलिमेंट्स है। उनके नंबर भी हम लोग ने अभी थोड़ी देर पहले अभी जस्ट चेक किए, दोनों तीनों भी एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स सेम है, जिंक का 1-1, हाइड्रोजन के 2-2, क्लोरीन के 2-2, ठीक है, मतलब ये बैलेंस्ड है, करेक्ट, क्योंकि हर एक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स सेम है दोनों तरफ, ठीक है। अब बैलेंस्ड है मतलब बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हमको क्या क्या समझ में आता है कि भाई यहाँ पर पहले रिएक्टेंट्स कौन से है वो समझ में आया हमें, राइट, और प्रोडक्ट्स कौन से है वो समझ में आया हमें, पहली बात जिंक और हाइड्रोक्लोरिक। अब यहाँ पर देखो जिंक और HCl ये है हमारे रिएक्टेंट्स, ओके, और ZnCl2, ओके, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। अब और एक बात क्या समझ में आया हमें, कितना भाई जिंक के कितने एटम्स, HCl के कितने मॉलिक्यूल्स, जिंक क्लोराइड के कितने मॉलिक्यूल्स, या फिर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के कितने मॉलिक्यूल्स, ये सारी बातें हमें समझ में आ रही है। यहाँ पर एक ही जिंक का एटम है, 2 HCl के मॉलिक्यूल्स है, एक ही जिंक क्लोराइड का मॉलिक्यूल बन रहा है, और यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन का भी मॉलिक्यूल बन रहा है, तो ये सारी भी इंफॉर्मेशन हमें मिल गई। तो नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स की इंफॉर्मेशन मिल गई हमें, नंबर ऑफ एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के, ओके। और तीसरी चीज हम लोग मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं, पर फिलहाल तो हम लोग नहीं करेंगे, वो हम लोग नहीं सीखे, अगले साल सीखने वाले वो चीज। तो 2 चीजें तो हमको समझ में आ गई सिर्फ बैलेंस केमिकल इक्वेशन से। अब ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन यहीं पर भी है। अब और क्या चीजें दी हुई है, देखो देखो ये स्टेट दिया हुआ है, जिंक सॉलिड में है, ओके, यहाँ पर डाइल्यूट HCl लिखा हुआ है, यहाँ पर जिंक क्लोराइड एक्वियस लिखा हुआ है, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या क्या समझ में आ रहा है, देखो यहाँ पर हमको स्टेट्स दी हुई है सारी की सारी, जिंक सॉलिड में है, सॉलिड स्टेट में है, HCl डाइल्यूट दिया हुआ है, मतलब ढेर सारा पानी है उसमें, मतलब क्या है भाई, डाइल्यूट है ये, ओके। तो कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, समझ में आ गई बात। तो स्टेट्स दिया हुआ है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, ओके, HCl का, ओके। बाकी के देखो इसका स्टेट भी समझ में आ गया हमको, डाइल्यूट है मतलब ये पानी है इसमें, ओके, तो एक्वियस स्टेट है इसका। अब जरूरी नहीं है एक्वियस लिखना, क्योंकि डाइल्यूट लिख दिया है तो समझ में आ रही बात, ओके। तो देखो स्टेट समझ में आया दोनों का भी, इसका सॉलिड इसका एक्वियस, इसका एक्वियस इसका गैस, ठीक है। और एक कौन सी चीज समझ में आ गई है हम लोग को, कॉन्सेंट्रेशन समझ में आ गया, ठीक है। तो जिंक सॉलिड, ओके, यहाँ से सब इंफॉर्मेशन निकाल लिया हम लोग ने, यहाँ पे से डाइल्यूट 2 HCl के मॉलिक्यूल से ये भी इंफॉर्मेशन निकाल लिया हम लोग ने, ओके। स्टेट भी समझ में आ गया, फिर यहाँ पर इसका स्टेट और यहाँ पर इसका स्टेट, ठीक है, क्लियर। इससे ये समझ में भी आ रहा है गैस हो रहा है ना, मतलब गैस निकल रही है, तो गैस भी इवॉल्व हो रहा है, तो वो स्टेट देख के ही समझ में आ जाता है। बात समझ में आ गई, बात क्लियर हो गई, ओके। तो इसी के साथ दोस्तों हम लोग इस वीडियो के एंड पर आ गए हैं, और आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी, आपको मजा भी आया होगा मेरे साथ पढ़ने के लिए। पर ये चीज मुझे बिल्कुल बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लगा, आपको कुछ फीडबैक देना होगा, आपको कुछ सजेशन देने होंगे तो पक्का दे दीजिएगा, ओके। मैं आपके कमेंट्स का बिल्कुल इंतजार करूंगा। और जो हम लोग चैप्टर्स के वीडियोस आप देख रहे हो, इसके साथ साथ आपको अगर और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस चाहिए क्वेश्चंस की, ओके, तो आप learnohub.com पर जाके, हमारे वेबसाइट पर जाके डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स और ऑनलाइन टेस्ट सॉल्व कर सकते हो। बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे से, आपका दिमाग थोड़ा और खुल जाएगा, ओके।
और जिसकी आप सभी को पता है लर्न मतलब फ्री है पर बेस्ट है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहो, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।